हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज इस सेशन में बात करने वाले हैं आपके जो विगत कुछ वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं। विगत कुछ वर्षों में मैथ का पूछे गए जो प्रश्न है वो हम लोग प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन की संख्या 20 होगी। आज से आपका ये शुरू हो रहा है। बाकी बात आप जानते हैं, एक सेशन आपका और चलता है जो कि 10 AM पे यानी सवेरे आता है। ये ग्रुप डी के लिए है, ठीक है। ये ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, जिसमें कि शिफ्ट करके आप लोग को बताया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया शिफ्ट बाय शिफ्ट करके। और आप लोग को दूसरा जो आप लोग का आएगा वो 10 AM, ठीक है, 10 PM में, यानी 10 PM जिसको आप रात भी बोल सकते हैं। इसमें आपको विगत कुछ वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, चाहे वो एनटीपीसी ना करने से इससे अच्छा बेटर होगा, चाहे आपका रेलवे हो, ठीक है, रेलवे हो, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या आपका बैंक हो या आपका डिफेंस का कोई एग्जाम हो या एसएससी जीडी हो या आपका स्टेट का कुछ एग्जाम हो या बिहार एसएससी वाला, बिहार एसएससी सब, ये जो CGL 4 बिहार एसएससी आया इस लेवल का हो। तो ये सबका PYQ जो प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चन से हैं, तो डेली वो रात 10 बजे आप लोग को क्वेश्चन से डेली 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में आप यदि MTS की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं या आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो ये MCQ आपके लिए आपको लगाना होगा, ठीक है। तो ये हर एक एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि जो सिर्फ रेलवे में बच्चे हैं रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, जी नहीं। तो ये जो हम PYQ क्वेश्चन जो लाए हैं, इसमें हर एक शिफ्ट का है, हर एक एग्जाम्स का है, चाहे वो रेलवे में हो, SSC GD का भी क्वेश्चन है, आपका बैंकिंग में जो पूछा गया उसका भी 1-2 क्वेश्चन है, बिहार SSC में जो पूछा गया है उसका भी क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट मैथ का भी तैयारी कर रहे हैं, आप मैथ अभी न्यू आप मैथ जा रहे हैं या आपका मैथ कंप्लीट कोर्स हो चुका है, तो आप MCQ लगाना सीखिए। आप MCQ लगाइए, आपका और बूस्ट जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना और बेनिफिट साबित हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सेशन से जुड़ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी न्यू बच्चा हो जो कि मैथ्स का तैयारी करता हो, कोई भी एग्जाम्स का, मेरे दोस्त, कोई भी एग्जाम्स का, यदि उसको मैथ्स का MCQ सेट लगाना है आपको, तो डेली आप लोग 10 PM में, डेली आप लोग का 10 PM से 11 PM में आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से सेट जितने भी हैं, जो यदि आपका एग्जाम्स में मैथ्स आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। तो आप लोग मैथ मैजिक क्लासेस चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि हम, चाहे वो ग्रुप डी का PYQ क्वेश्चंस हो या आपका विगत वर्षों में जितने भी पूछे गए 5 साल 10 साल के अंदर, चाहे वो SSC GD हो या आपका रेलवे हो या SSC हो या कोई भी एग्जाम्स हो या डिफेंस एग्जाम्स हो या बिहार SSC या कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में हो, जिससे मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस सेम है, मैथ सेम आते हैं, ठीक है। ये रहा इंट्रोडक्शन। चलते हैं अब सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए, ठीक है। आज का पहला नंबर प्रश्न एक बार फिर आप लोग याद रखिएगा, ये सबके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी प्रयोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि सिर्फ SSC या रेलवे या कोई डिफेंस विभाग में, सबके लिए, चाहे वो SSC GD हो या JEE हो या जो भी हो, ठीक है। तो आज पहला नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, RRB JEE 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपया है, ठीक है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो साधारण ब्याज 400 रुपया अधिक हो जाता है, तो मूलधन क्या है आपको बताना, ठीक है। आपके पास कोई धनराशि थी, आपके पास कोई धनराशि थी, आपको बोला गया है कि जाओ बाबू 2 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, 2 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 400 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब ये बोला जा रहा है कि ब्याज जो पहले था, आपका जो ब्याज पहले था उस ब्याज से 4% हम बढ़ा दिए, 4% हम बढ़ा दिए। टाइम कितना के लिए? सेम टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिए। तब जाके हमको पता चला कि आपका अमाउंट जो है 400 रुपया बढ़ गया, आपका अमाउंट 400 रुपया बढ़ गया, समझ गए, आपका अमाउंट 400 रुपया यहाँ बढ़ गया, ठीक है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट बढ़ा होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट टाइम और रेट का गुणनफल हो जाता है, ये तो आप जानते हैं। तो यानी 8% आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन रुपया में आपका 400 रुपया बढ़ा। क्या मैं बोल सकता हूं कि 8% का वैल्यू 400 होगा?
क्योंकि 8% बढ़ा तभी तो 400 बढ़ा। ठीक है, 8% का वैल्यू ये हो गया, तो क्या हम 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं जी, 50 हो गया 1% का वैल्यू। मूलधन को आप हमेशा 100% मानते हैं, तो यहाँ से आपका 5,000 रुपया, सॉरी माफ कीजिएगा, 5,000 रुपया जो हो आपका ये मूलधन आ जाएगा, 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 इज कैरेक्टर सर, ये आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको ऑप्शन से भी करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी एक बार हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन से कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस के आप लोग को बनाए अथवा ना बनाए, लेकिन ऑप्शंस का मैटर याद रखिएगा, कभी भी इमरजेंसी में आपको काम दे सकता है, एक नंबर के लिए भी। ठीक है, जैसे मान लिया हम 5,000 मेरे पास मूलधन था, ऑप्शन से बना रहे हैं, 5,000 मूलधन था। यदि हम इसमें 4% रेट बढ़ा दिए 2 वर्ष के लिए, तो क्या मेरे पास ये 400 रुपया अधिक मूलधन आ जाएगा? तो जी, 4 दूनी 8, 8/100 करेंगे तो 8×5 40। ठीक है, बस इतने में आप क्वेश्चन ऑप्शन से बना सकते थे। बाकी बात मेथड अपनाना चाहते हैं तो ये मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 दिया गया है, तो उसका एलसीएम समावर्तक की क्या होगा? एलसीएम समावर्तक ज्ञात कीजिए। आपका एलसीएम क्या होगा? ये मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपके प्रश्न, जहां तक कि एएलपी में भी पूछे गए हैं, बिहार एसएससी में भी क्वेश्चन सीजीएल में देखने मिले, बिहार एसएससी सीजीएल में देखने प्रश्न मिले हैं, और ग्रुप डी में भी प्रश्न मिले हैं। जहां भी ये प्रश्न 3 4 या 5 बार से ज्यादा पूछा गया है, तो उसको हम मल्टीपल एग्जाम्स के तौर पे यहाँ काउंटिंग कर रहे हैं। तो मल्टीपल्स एग्जाम जो देखिए, तो आप लोग समझ लीजिए ये क्वेश्चन 3 4 बार रिपीट किया हुआ है, और आगे एग्जाम आने वाले कोई भी प्रतियोगिता का एग्जाम आने वाला आगे होगा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन से डाटा चेंज हो सकता है, गुणनफल ये डाटा चेंज कर सकता है, बाकी बात क्वेश्चन आपका वही आएगा। ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा मेरा दोस्त, हमेशा याद रखिएगा कि एक बार लिख देता हूं मैं, दो अभाज्य संख्याओं का दो अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होता है, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होता है मेरे दोस्त, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है, उसका एलसीएम होता है। समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? आइए समझते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी अभाज्य संख्या, धरती पे कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं आप उसका ले लीजिए, तो 2 ये भी तो अभाज्य संख्याएं हैं, 3 ये भी तो अभाज्य संख्याएं, इसका एलसीएम क्या निकलेगा? क्या इसका गुणनफल ही इसका एलसीएम होगा? तो जी, इसका गुणनफल ही इसका एलसीएम होगा। और 2 अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं, 5 और एक 7 ले लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? जो एक और स्वयं से कटती हो, उसे ही तो अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसका अभाज्य संख्या क्या निकल के आएगा? तो सिंपल गुणनफल कर दीजिए 35। ठीक है, देख सकते हैं आप, 5 7 का निकाल के देख सकते हैं। और ले लेते हैं 7 11, ये भी तो दोनों अभाज्य संख्याएं, क्या इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो सिंपल 77 हो जाएगा। तो जी सर, हमने प्रूव कर लिया कि 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उसका लघुत्तम समावर्तक के बराबर होता है, यानी 903 इसका गुणनफल है, तो 903 भी इसका एलसीएम होगा। बताइए दोस्तों, बताइए कैसा लगा प्रश्न आप लोग को? ठीक है, इसमें बहुत सारे बनाने में भिड़ जाएंगे, लेकिन बनाना नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना। ठीक है, इसी तरह लॉजिक आपको प्रत्येक डेली आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और इसी तरह प्रश्न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हो सके कि डेली आपका डाउट क्लियर होता जाए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऐसा सवाल आए, सबसे पहले आप यदि न्यू स्टूडेंट हैं तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, बोध मास का सहारा आप लोग लीजिएगा। बोध मास होता क्या है? इस तरह प्रश्न में बोध मास को ही लेके हम लोग चलते हैं। कैसे? आप जानते हैं, इस तरह प्रश्न दे दे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम क्रिया करेंगे। 20 से ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले कौन? छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, तब बड़ी ब्रैकेट का काम क्रिया, फिर ऑफ मतलब का काम क्रिया करेंगे, फिर भाग का काम क्रिया करेंगे, फिर गुणा का काम क्रिया, फिर प्लस का काम क्रिया करेंगे, फिर माइनस का काम क्रिया करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को लेकर चलते हैं। तो ब्रैकेट में कौन? तो छोटी ब्रैकेट का काम क्रिया करता है। तो छोटी ब्रैकेट में सबसे पहले काम क्रिया होगा किसका?
तो जिसके पावर 12 है सबसे पहले उसका काम क्रिया होगा। तो 12 किसके पावर पर है, 5 और 2 पे पावर है, 7 5 12 जोड़ देंगे। चाहे -5 हो या +5 हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। 7 5 ये हमेशा जुटेगा, ठीक है, माइनस रहता तो घटता, ठीक है। तो 7 5 12, अब माइनस इसको योग कीजिएगा 15, तो यानी इसमें ये जाएगा तो 3 बचेगा। अरे 12 में 15 जाएगा तो 3 ही बचेगा ना, तो 3 बच गया मेरे पास यहाँ पे। फिर 12 में 3 गया, 9 बचेगा। अब 15 9 24 बचेगा, 24 का 1/3 करेंगे तो 8 बचेगा। 8 से भाग दीजिएगा 56 में, तो यानी 7 आंसर आपका आ जाएगा। 7 ही करेक्ट आंसर। बताइए क्या था इस सवाल, ठीक है। हम नीचे उतना डिटेल्स में लिखे नहीं, आपको लिखना भी वहां नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसी तरह प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, 100% बता रहे हैं ये क्वेश्चंस रिपीट, आगे ग्रुप डी हो या कोई भी हो, 100% क्वेश्चंस रिपीट करेंगे, रिपीट होगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न, ये भी मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी 3 से 4 एग्जाम में ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 720 रुपये को ABCDE के बीच विभाजित किया गया था, सही बात है। इसके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में है और समांतर क्रम में। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा। अरे आरोही क्रम तो यही होता है ना, छोटा से बड़ा, आरोही क्रम। आरोही क्रम में भी होना चाहिए संख्या, और समांतर भी होना चाहिए। समांतर मतलब अंतर समान होना चाहिए, समझे। समांतर का मतलब ही होता है समान अंतर होना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि ई ने ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त किए हैं, तो बी ने कितने रुपये प्राप्त किए हैं। सबसे पहले आप इस तरह प्रश्न मिले, प्रश्न को सबसे फुल प्रश्न पढ़ना है। यही बात बोलेंगे, बार बार हम बात बोलते हैं कि आप प्रश्न फुल पढ़िए, आप बनाइए अथवा ना बनाइए, लेकिन एक बार क्वेश्चंस को, एक बार प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए फुल, ठीक है। तो अब चलते हैं ABCD, ठीक है। हम जानते हैं टोटल मूल्य 720 रुपया है, ये बात तो आप जानते हैं। टोटल मूल्य जो है 720 रुपया को बांटना है, और 720 रुपया को बांटना है, इस तर्ज पे बांटना है कि वो आरोही क्रम में हो, छोटा से बड़ा हो, यानी ए सबसे छोटा हो, ई सबसे बड़ा हो, और सबका अंतर सेम हो, यानी कि ए बी का अंतर समान हो, बी सी का अंतर समान हो, सी डी का अंतर समान हो, और डी का अंतर समान। समझ गए यहाँ तक समझ गए, ठीक। अब बोला जा रहा है कि ई ने ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त किए। तो ई ने ए से 40 रुपये अधिक, यानी ई में यदि ए को माइनस करेंगे तो मेरा 40 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 40 रुपये आ जाएगा ना। यदि मेरे भाई ई में से ए को माइनस करेंगे तो क्या 40 रुपये का अंतर आएगा, क्या मेरे पास 40 रुपये का अंतर आएगा। ई माइनस ए करेंगे 40 रुपये का अंतर आ जाएगा। और ये भी बात भी बोला गया है कि सबका अंतर सेम है, ये भी बात बोला गया है सबका अंतर सेम है। तो क्या मैं यहां से बता सकता हूं कि ए बी का अंतर कितना होगा, ए बी का अंतर 10 होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या 10 होगा कि नहीं होगा। यदि ए बी सबका अंतर सेम है, यदि ई मेरे दोस्त ई से ए 40 ज्यादा है, तो 40 ज्यादा कैसे है, तो अंतर सबका सेम होना चाहिए, यानी कि अंतर सबका 40 है। देख रहे हैं आप, अंतर सबका सेम है, अंतर सबका सेम है, अंतर सबका सेम है। और यदि ए से सी का बात करें तो ए से सी 20 ज्यादा है, क्योंकि 2 अंतर है। ए का ई बात करें तो 1 2 3 4 40 ज्यादा है, यानी कि हम यहां से तो ये कंफर्म हो गए कि सबका अंतर 10 है। कंफर्म हो गए आप, सबका अंतर 10 है, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्ट इसको यहाँ ना लिख के मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूं, ठीक है, कि अंतर ए अब बी माइनस ए का अंतर 10 है। इसी तरह आपका सी माइनस बी का अंतर 10 हो जाएगा। इसी तरह नीचे सबका अंतर सेम हो जाएगा। तो यदि हम पहली संख्याओं को x मान ले, क्या दूसरी संख्याएं x प्लस 10 हो जाएगा, क्या तीसरी संख्याएं x प्लस 20 हो जाएगा क्योंकि अंतर सेम है, क्या चौथी संख्याएं x प्लस 30 हो जाएगा, क्या पांचवी संख्याएं x प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि अंतर सब में 10 का है। सब देख सकते हैं आप, सब में 10 का अंतर है, और एक आरोही क्रम है, समझ रहे, छोटा से बड़ा क्रम है। तो पूछा जा रहा है 720 रुपया को आपको इसमें बांटना है, ठीक है। तो योग करते हैं, सब कितना हो गया, तो एक टोटल 5 संख्याएं हैं तो 5x तो होगा ही, ठीक है। 40 30 70 20 90 10 100
बराबर 720 रुपया बांटना है। तो 5x का वैल्यू यहाँ से 620 निकल के आ गया, x का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आएगा 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 यानी 124। तो 124 किसका निकल के आया, आपका एक का निकल के आया 124। तो पूछा किसका जा रहा है, एक का कितना निकल के आया, तो 124 ही तो निकल के आया एक का। तो इसका कितना निकल के आएगा, तो 10 जुड़ जाएगा। तो यानी किसका पूछा जा रहा है, बी का कितना निकल के आएगा, तो x का 24 है और प्लस 10 इसमें ऐड होगा यानी 134 इज करेक्ट आंसर। तो 134 रुपया आपका आ जाएगा बी का। समझ गए, यहां से बहुत आसान भाषा में समझाए हैं। यदि आपको समझ में नहीं लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन हो सकता है अगली बार जो क्वेश्चन करवाएंगे उसमें एक बार हम ये क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, ठीक है। और यदि समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी वाली बात है, ठीक है। तो यहां से मेरा एक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक, एक्स का वैल्यू निकल गया और एक्स का वैल्यू यहाँ से मेरा निकल गया। तो ए बी सी डी का टोटल हम वैल्यू निकाल लिए। टोटल वैल्यू निकाल के बी का हमको खोज रहा था, तो बी में हम एक्स में 10 माइनस कर दिए, क्योंकि हम जानते थे सब समांतर में, सब समांतर है मतलब समान अंतर है सबका। समझ गए, ठीक है। सिर्फ एक चीज आपको करना था कि हम जानते थे ई से ए माइनस करेंगे तो 40 होगा, तो ए से बी माइनस करेंगे तो 10 ही तो होगा, ठीक है। सिंपल भाषा है, 10 ही तो होगा, ठीक है। तो 134 इस करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी मल्टीपल प्रश्न में पूछे गए हैं, सबसे अधिक बार ये ग्रुप डी में पूछे गए हैं प्रश्न। 2019 में भी है, 2024 शायद जो एग्जाम्स हुए थे रिसेंटली में उसमें भी देखने मिले थे, एएलपी में भी पूछे गए थे और टेक 2024 में भी पूछे गए थे। इसका मान आपको निकालना है, इसका मान क्या, ठीक है। इसका मान पे चलते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको त्रिकोणमिति में याद होना चाहिए मेरे दोस्त। एक फार्मूला होता है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, ये बात जानते हैं आप, ठीक है। ये हमेशा ये बराबर हो जाता है। और आप ये भी जानते हैं साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का उल्टा जो होता है कोसेक थीटा होता है, आप ये भी जानते हो, ठीक है। आप ये भी जानते होंगे साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हम लिख दिए प्लस, तो 1 बेटे कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बेटे कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बेटे कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा तो हम लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 17 है, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद था ना आपका, ये ब्रैकेट बंद था, प्लस 17 बराबर एक्स, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जानते हैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 17 हो गया, तो यानी एक्स। तो एक्स का वैल्यू आपके पास 18 निकल के आ गया। अब पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का मान सपोज डेट 18 का तो आप बता दीजिएगा कि 18 का 324 होता है, ठीक है। एक सपोज डेट जो बच्चा है वो नहीं जानते हैं कि क्या होगा, तो आप स्क्वायर यदि करते हैं तो इकाई डिजिट पे आपका 4 आएगा, 8 8 64, इकाई डिजिट पे कोई भी संख्या हो इकाई डिजिट पे 4 आएगा, इकाई डिजिट पे 4 एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए उत्तर आपके 2 के साथ चले जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको मालूम पड़ गया कि ये संख्याएं आपका 324 है। समझ गए। तो एक बार ऑप्शंस को भी आप देख के चलिएगा। यदि मेन एग्जाम में बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, प्रैक्टिस में भी आपको ये अनुभव करना होगा। यदि अभी आप रूम में प्रैक्टिस, मान के चलिए कहीं रूम में या आप होम में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर, तो ये आदत अभी से आपको डालना होगा कि क्वेश्चन बनाते बनाते आपको एक बार ऑप्शंस की और अभी आदत डालना होगा, तब जाके आपका मेन जो एग्जाम होगा उसमें आपका ये आदत बना रहेगा, समझे। तो बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि तो पहली नंबर, सबसे पहला नंबर मैं ये बता रहा हूँ कि प्रश्न को पूरा पढ़ें, प्रश्न पूरा पढ़ें। दूसरा नंबर हम ये बात बता रहे हैं कि ऑप्शंस को देखते चलें, ऑप्शंस को। तो हो सकता है एक एक प्रश्न ऐसा होता है कि क्वेश्चन से आप सवाल ना हो, ऑप्शन से 2 सेकंड में क्वेश्चन सवाल हो जाए, ठीक है। चलते हैं आज छठा नंबर क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग। ग्रुप डी में पूछा गया है, 18 और 24 में पूछा गया है ग्रुप डी में, ठीक है। 5 दोस्त था, जिसमें 5 दोस्त में आपको केक बांटना था। 4 दोस्त ने केक बांट लिया, 1 बेटे 8, 1 बेटे 6, 5 बेटे 12 और 1 बेटे 12 हिस्सा ले लिया। 5वां दोस्त को खाली छोड़ दिया। 5वां दोस्त को कितना मिलेगा ये आपको बताना, ठीक है। तो 4 दोस्त ने जो लिया था कितना कितना बाय करके लिया था, 1 बेटे 8 हिस्सा एक ने लिया था, 1 बेटे 6 हिस्सा लिया था, एक ने 5 बेटे 12 लिया था, एक ने 1 बेटे 12 ले लिया था, ठीक है।
समझ गए? ठीक है, टोटल कितना हिस्सा चारों के पास चला गया, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा आपको। इसका एलसीएम क्या 12 यहाँ ले सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि 12 यदि लेते हैं तो 12 6 और 12 से कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। एलसीएम वो होता है जो सब संख्या से कट जाए, तो इससे दुगुना लीजिए आप। 12 दूनी 24, बड़ी संख्या का दुगुना लेते हैं तो सबसे कट रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो 8 तिया 24, 6 चौक 24, अब 12 2 जाएगा तो 10 बचेगा, 12 यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ समझ गए आप? तो कितना आ गया? 4 3 7 2 9, 19 बटे 24। तो 19 बटे 24 ये क्या है आपका? तो 19 बटे 24 जो बांटा गया है वो है, यानी कि 4 दोस्त मिलके 19 बटे 24 बांट लिया गया है। यानी कि टोटल यदि 24 केक था तो उसमें 19 केक 4 दोस्त बांट लिया। तो कितना शेष बचा आपके पास? तो 5 शेष बचा है, 24 में 5 शेष बचा है, तो आपका 5 बटे 24 जो होगा ये पांचवा दोस्त लेगा आपका, 5 बटे 24। समझ गए? समझ गए? टोटल आपका ये था। ठीक, यहां से 19/24 निकल के आया, यानी कि टोटल 24 केक था, जिसमें 19 केक 4 दोस्तों मिलके बांट लिया। अब कितना बचा? मात्र 24 में यदि 19 जाएगा तो 5 केक बटा 24 में 5 केक जाएगा किसको? तो ये पांचवा विद्यार्थी को जाएगा या पांचवा दोस्त को जाएगा। समझ गए? कुछ नहीं था, ऐड करके 1 माइनस कर देते, आपका उत्तर यहाँ था। डायरेक्ट यहाँ से भी आप 1 मान लिए केक आपका आपके पास एगो है, तो यहाँ से भी माइनस, यदि एगो है तो इसमें 4 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा। ठीक है, आप जिस मेथड से बनाए, मैथ वही, आप जैसे बनाए उत्तर सेम ही आना है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न पे। 7वां नंबर, कुछ प्रश्न में इशू थे, इसको हम देख लेंगे अगले सेशन में। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न कीजिएगा। मल्टीपल एग्जाम्स में भी ये पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। विभाज्य का नियम है, विभाज्य का ये प्रश्न आता है आपका, विभाजकता का नियम है। ठीक है, तो कोई भी संख्या, जैसे मान के चलिए 44 61, 11 से आपको डिविजिबल करना, 11 से भाग देना। तो कैसे भाग दीजिएगा? क्या आप भाग देने बैठिएगा? इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होता है? जी नहीं। तो आप क्या कीजिएगा? तो 11 से विभाज्य का नियम जो होता है मेरे दोस्त, कि विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग, वो 0 या 11 आना चाहिए, या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो ये पहला तो विषम संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 है, पहला तीसरा और पांचवा ये तो विषम संख्याएं, तो 4 1 5 यानी 5 + x, ये विषम संख्याएं हो गया। ठीक है, माइनस सम संख्याएं का योग 6 4 10, सम संख्या का योग बटे 11। ठीक है, यहाँ 0 या 11 कब आएगा? जो कि 11, यदि 11 आ जाए तो 11 से कट जाए या 0 आ जाए। तो आप पहले देखिए कि हमको 0 यहाँ क्या आ रहा है, x का मान क्या रखें जो वैल्यू 0 आ जाएगा? तो x का वैल्यू आप 5 रखिए, 5 5 10 में 10 जाएगा 0, यानी x बराबर 5 आप यदि रखते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो x बराबर 5 इज करेक्ट आंसर। समझ गए? x का वैल्यू क्या निकल के आप लोग के पास आया? 5। ठीक है, तो 11 का विभाज्यता का नियम ही वही है। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन, 11 से विभाज्यता का नियम जो है मेरे भाई, विभाज्यता का नियम जो है कि विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग विषम विषम स्थान, विषम स्थानों का संख्या का योग, विषम स्थान एक बार याद रखिएगा। अब विषम स्थान जो होगा, विषम स्थान का योग, विषम स्थान का योग माइनस सम स्थान का योग, माइनस सम स्थान का योग, योग बेटे 11। इसका वैल्यू आपको 0 या 11 आना चाहिए, तो बस आपका वही नियम फॉलो करेगा। तो यही नियम हम ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे प्रश्न पे। उमेश रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट लेता है। ठीक है, उमेश अपनी चॉकलेट का 20% सालका को और 35% मेरी को देता है। फिर रुचि अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% उमेश को दे देती है। तो अंत में उमेश के पास कितने चॉकलेट बची थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले रुचि देख लेता। रुचि के पास कितना चॉकलेट था? 250 चॉकलेट था। उमेश ने उससे कितना चॉकलेट ले लिया? उमेश ने उससे 100 चॉकलेट लिया। समझ गए? उमेश ने 100 चॉकलेट लिया, हाँ या ना? हाँ।
100 चॉकलेट लिया। अब उमेश ने अपनी चॉकलेट, जो चॉकलेट लिया था उमेश ने, इस चॉकलेट का 20% जो है ये सालका को दे दिया। क्या मैं बोल सकता हूं कि सालका जो देगा, सालका को जो दिया होगा वो 20 दिया होगा, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, यानी 20 चॉकलेट सालका को दिया। और 35% यानी 35% चॉकलेट ये मेरी को दिया, यानी मेरी को हम बोल सकते हैं 35 चॉकलेट दिया। ठीक है, यानी इसका टोटल 55 चॉकलेट बटा गया। 100 में आपका इसका 55 चॉकलेट चला गया। क्या मैं बोल सकता हूं इसके पास 45 चॉकलेट बचे हैं, किसके पास, उमेश के पास। उमेश के पास कितना चॉकलेट बचे हैं, 45 चॉकलेट बचे हैं। तो क्या बोला जा रहा है अब आगे प्रश्न देखेंगे। तो फिर रुचि अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% उमेश को दे देती है। तो इसके पास 250 तो था ऑलरेडी मेरे दोस्त, 100 तो ऑलरेडी उमेश को ये दे चुका था, इसके पास तो 150 ही तो बचा था। तो 150 का 50% यानी 150 का यदि हम 50% करने जाए तो ये मेरा 75 का वैल्यू आ जाएगा। 75 और उमेश को दे दिया, 75 और उमेश को दे दिया, तो बोला जा रहा है उमेश के पास कुल कितने अब बचेंगे। तो 7 4 11 1 12 यानी 120 टॉफी उमेश के पास अभी भी बचेंगे। 120 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ठीक है। 250 रुचि के पास चॉकलेट था, उमेश को 100 दिया, तो इसके पास 150 तो चॉकलेट बचाएगा। 100 तो उमेश ले लिया, और उमेश भी 20% दिया। एक दिया किसको, एस से क्या नाम था, सालका को दिया, और एम से मेरी को दिया, यानी 55 तो ये दोनों सालका और मेरी को दे दिया। 100 लिया ही था, 55 दे ही दिया, बचा 45। अब फिर जो रुचि का जो शेष बचा था उसका 50% भी उमेश को दिया, यानी 75 दिया, टोटल 120 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। एएलपी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं आगे 10वां नंबर पे, ये भी एएलपी 2024 में पूछे गए प्रश्न है आपका। एएलपी 2024 में पूछे गए प्रश्न है, आप देख लीजिए। अब की बार बोला गया था एएलपी में बहुत इजी प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही इजी प्रश्न पूछे गए थे सब विद्यार्थी। ठीक है, माने हम इजी प्रश्न पूछे गए थे। यदि आपका किसी एग्जाम में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें से 20 से 22 प्रश्न तो आपको ठीक इजी टू मॉडरेट रहेगा, बाकी बात 3 प्रश्न ऐसा रहेगा कि आपका 5 क्वेश्चन खा के बैठ जाएगा आगे क्वेश्चन, जो आप कर सकते थे आप इसमें लग जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा मेथड अपनाना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप मेथड से, अच्छा मेथड से बनाइए, रट्टा मार के बनाइएगा तो मैथ में कभी भी आप कुछ हासिल मैथ में नहीं कर सकते। मैथ को समझना होगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। इस ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा जो भी न्यू बच्चे हैं। ठीक है, थोड़ा लग सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत आसान से। ठीक है, एक कालीन की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया था, समझ गए, जिसकी चौड़ाई 6 मीटर थी और जिसकी लंबाई चौड़ाई की इतना गुनी थी। ठीक है, उस कालीन का मूल्य कितना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहले कालीन का 40% और 25% अधिक है। तो कालीन का मूल्य 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर लगाने पे कितना आपका रुपये खर्च होगा, ये आपको बता। एक कालीन का हम ऑर्डर दिए, ठीक है, कालीन तो एक आयत के रूप में होता है, आप लोग जानते हैं। एक कालीन का हम ऑर्डर दिए थे, ठीक है, ऑर्डर दिया गया था, इसको हम बोल दिए गए थे इसका चौड़ाई 6 है, इसका चौड़ाई 6 मीटर है। ठीक है, जिसकी इसका लंबाई चौड़ाई से 1.4। अब एक बात यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, यदि 1.44 है तो क्या मैं इसको 1.44, यदि 6 का 1.44 करेंगे मेरे दोस्त, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम डायरेक्ट इसको 1.5 गुना मान लूँ तो डायरेक्ट हम इसको 1. सपोज डेट के लिए 2 मिनट के लिए 1.5 मान ही लेता हूँ कि यानी उत्तर आएगा तो इससे नीचे ही आएगा, थोड़ा नीचे ही आएगा उत्तर। ठीक है, ये बात मान गए। तो यदि 6 का 1.5 गुना लेते हैं तो 6 का 1.5 गुना 9 होता है, ये बात जान गए। ठीक है, अब इस कालीन का आपका मूल्य नहीं पूछा जा रहा है, इस कालीन जो कालीन को ऑर्डर दिया था इस कालीन का मूल्य नहीं पूछा जा रहा है, तो पूछा क्या जा रहा है, तो उस कालीन का मूल्य कितना होगा। एक और कालीन था जो वो शायद संभवतः माप लेना ही भूल गया था, लेकिन उसको पता था कि इस कालीन का जो माप है इससे इसका 40% अधिक है, लंबाई है ना, साफ साफ बोला गया है कि लंबाई 40% अधिक है और चौड़ाई 25% अधिक है। यदि 9 का 40% अधिक है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लंबाई इसका 63/5 मीटर हो जाएगा, होगा ना। यदि 9 है, इसका 14% अधिक है तो 140/100 तो कीजिएगा आप 7/5, तो हम डायरेक्ट 7/5 कर दिए यहाँ से। ठीक है, चौड़ाई
20% अधिक है, तो चौड़ाई पहले था कितना 6, अब 20%, 25% का वैल्यू 1/4 यानी अधिक है, तो समझ गए 1/4, 25% का वैल्यू कितना होगा, 25% का वैल्यू 1/4 ही तो होगा, यानी अधिक है तो 5/4, तो यानी हम बोल सकते हैं 30/4, 30/4 मीटर। क्या हम बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं? या आप डायरेक्ट इसको 6 को 125, यदि आपको लगे कि नहीं डायरेक्ट कैसे कर दिए, 25×5 100, 25×100, यहाँ से भी आप कर सकते थे 30/4, या हम इसको 15/2 यहाँ लिख सकते हैं, यानी 15/2 मीटर इसका चौड़ाई आ गया और लंबाई आपका ये। तो इसका पूछा गया है कि 45 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से लगाने का खर्चा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका एरिया आपको ज्ञात करना है, तो यही इसी का तो निकालिएगा, कालीन का इसी का तो एरिया आपको निकालना है, इसी का तो एरिया निकालना होगा। इसमें प्रत्येक मीटर 45 रुपया लग रहा है खर्चा, तो टोटल इसका पहले एरिया क्या होगा, तो आयत का एरिया जो हो जाता है मेरे दोस्त लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है। तो लंबाई आपका 63/5 है, चौड़ाई आपका 15/2, ठीक है। कितने दर से लगा रहा है, यानी 45 रुपया प्रति मीटर, टोटल इतना मीटर स्क्वायर आया, 45 मीटर प्रति, इसमें गुना कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ से 5×9=45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5×9=45 हो जाएगा, फिर यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे 9×5=45, 5 और 5×3=15, ठीक है, यानी 15 आ गया आपका, समझ गए। यानी इकाई डिजिट पे कितना अंक आया, 15। यदि इसको 2 से डिवाइड करते हैं, हम एक सपोज डेट के लिए एक लगभग में पकड़ते हैं, हमको 2 सेकंड के अंदर यदि सॉल्व चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2.5, लगभग 2.5, यानी हम 2 को ना देखते हैं तो आपका लगभग लास्ट में जो आपका दशमलव के बाद 5 आ रहा है, दशमलव के बाद 5 आ रहा है, तो क्या 5 जो आ रहा है 1.5 मान रखने पे 5 हो रहा है जी, लेकिन हकीकत में कितना मान था 1.44 था, यानी इससे थोड़ा कम आ जाएगा, तो यानी इससे थोड़ा कम एक ही ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा 1.4, यानी ये आपका करेक्ट उत्तर। बताइए क्या दिक्कत था इसमें। इसमें आप 6 का 1/44 से गुना कीजिएगा, फिर 9 का 1/4 से, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा दोस्त, इतना आपको टाइम देता नहीं है एएलपी में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, समझ गए। तो इस तरह सवाल को आप अप्रोक्स मान के आप बना सकते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो आप ऐसे भी 1.44 से गुना करना था, आपको खुजली हो रहा था कि नहीं 1.44 पे से गुना करते, तो आप कर सकते थे, आसान बात है, आप कर सकते हैं, बस टाइम लंबा चला जाए, ठीक है। समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम बस किए क्या, इसका एरिया निकाल लिए, यानी बोला जा रहा था 9 का 40% ज्यादा है, तो 9 का 40% ज्यादा आपका 63/5 आएगा, 6 का आपका 1.5 गुना, 6 का आपका 25% ज्यादा लेना था, तो 15/2 आ गया। तो हमको एरिया ज्ञात करना है, तो आयत का एरिया हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आयत का एरिया होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। बस यहाँ से हम लंबाई गुना चौड़ाई कर ले, ये मेरा टोटल एरिया निकल गया, बस टोटल एरिया में कितना रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से इसको गुना करने पर टोटल मेरा रुपया में निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट गुना ना करके हम इकाई डिजिट का खेल किए हैं, इसको पहले 5 से उड़ा दिए हैं, तो 9×5=45, 45, 5 और 5×3=15, यानी कि इकाई डिजिट पे लास्ट 5 आ रहा है, तो इसको 2 से करना है तो 2.5 करेंगे, यानी जो भी उत्तर होगा लास्ट में 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, लेकिन 0.5 आएगा कब, जब हम 1.5 गुना चौड़ाई को लंबाई से ज्यादा लें तो, लेकिन हकीकत है कितना 1.44 है, यानी जो भी उत्तर आएगा इससे तो कम ही आएगा, यानी 0.4 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। तो कैसा लगा प्रश्न, पहले हल कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह सॉल्व के लिए इसी तरह आप लोग को बहुत आसान से, मतलब 2 से 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको डेली देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न एमटीएस में पूछे गए प्रश्न है, एएलपी में भी पूछे गए हैं, टेक्नीशियन में भी पूछे गए हैं ये प्रश्न, ठीक है। पूछे तो और भी गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन जहां तक हमने ये नोटिस किया 3 एग्जाम में हमको आज देखने मिले थे इसको, ठीक है। तो बोला जा रहा है 8 पुरुष 12 महिलाएं एक काम को 10 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, 6 या डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कि 8 मेल और 12 वुमेन किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं।
इसी तरह 6 मेल और 8 वोमेन किसी दीवार को 14 दिनों में बना सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है 2 मेल, सॉरी 2, सॉरी 2 फीमेल है, याद रखिएगा ये 2 फीमेल है, यानी हम बोल सकते हैं 1 मेल। इसीलिए बोल रहे हैं बार बार क्वेश्चन आप लोग क्यों पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ देखिए आपका डे मेल दिया है, फीमेल दिया है, या उल्टा कर दिया फीमेल और मेल दे दिया, समझ रहे। तो प्रश्न को पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो 2 वुमेन का कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको दक्षता निकालना होगा। सबसे पहले दक्षता या निकालना होगा कि मेन बराबर कितना वुमेन है, ठीक है। एक मैन एक दिन में जो काम करेगा उतना में कितना वुमेन, यदि दक्षता निकल जाता है तो कोई भी सवाल काम बना देंगे। तो दक्षता निकालने के लिए टोटल हमको काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये टोटल हो जाएगा, इसको आप यदि गुना करते हैं, इससे आपको गुना करना है, इसको भी गुना, टोटल कार्य निकल जाएगा। तो 80M प्लस 120 वोमेन बराबर, यदि 14 को इधर करते हैं तो 84 मेल हो जाएगा, अब प्लस 112 वोमेन, ठीक है। आप इसको इधर लेते आइएगा तो 4 मेल बराबर, आप उसको इधर लेते जाइएगा तो कितना आ जाएगा 8 वोमेन। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 मेल बराबर 2 वोमेन का आपका बराबर निकला क्षमता। यानी एक मेल जितना दिन में एक दिन में एक मेन जितना काम करेगा उतना 2 औरतें काम करेगी, ठीक है। एक आदमी एक दिन में जितना काम करेगा उतनी 2 औरतें काम करेगी। आप समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ टोटल दोनों में से कोई एक समीकरण आपको पकड़ना हो तो हम नीचे वाला पकड़ते हैं। एक मेन बराबर 2 औरत, तो 8 मेन है तो कितना औरत हो जाएगा, तो यानी दुगुना है तो 12 वोमेन हो जाएगा। तो 12 वोमेन इसमें, यानी मेल को हम वोमेन में कन्वर्ट किए, चाहे तो आप वोमेन को मेल में कभी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर लिए क्योंकि वो आसान था इसको। तो 12 8 20 वोमेन, तो 20 वोमेन यहाँ से 14 दिन, यही तो निकला। 20 वोमेन बोले या 6 मेल 8 वोमेन बोले, बतवा तो बराबर है। यही हमको मेल को वोमेन में बदलने के लिए तो हमको ये दक्षता निकालना पड़ा, समझे, क्षमता निकालना पड़ा दोनों का, क्षमता का रेशियो, ठीक है। तो एक मेन कितना, 2 वोमेन, तो 2 2 4 वोमेन, बस यहाँ से आपका आ गया। तो 20 वोमेन किसी काम को 14 दिन में करते हैं तो 4 वोमेन कितने दिन में करेंगे, एक बार साफ में लिख दे रहा हूँ। तो ये 4 वोमेन है और ये आपका क्या निकल का है 20 वोमेन। अब यहाँ से आपका 20 वोमेन किसी काम को 14 दिन में है ना, इसी को ना कन्वर्ट किए थे 14 दिन में, 4 वोमेन कितना दिन, ठीक है। तो याद रखिएगा जितना आदमी ज्यादा होगा उतना समय कम लगेगा, जितना आदमी कम होगा समय ज्यादा लगेगा, यानी इसमें समय लगने वाला है आपका ज्यादा। कैसे, तो ये 4 जो है क्या, इसका 1/5 भाग है 20 का, 20 का यदि 1/5 भाग करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 1/5 भाग से भाग देना होगा, यदि इसको गुना करना है तो इसको भाग देना है, तो यहाँ से आपका 5 ऊपर चले जाएगा, 14 पंचे 70 डे इज करेक्ट आंसर, 70 डे इज करेक्ट आंसर नंबर 3, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा प्रोसेस किया है, बाकी बात ये प्रोसेस लगता नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से भी बना सकते थे, समझ गए। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आरपीएफ एसआई 2025 जो रिसेंटली हुए थे उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं 2025। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना। दोनों समांतर पटरी पे जा रहे हैं तो कहने का मतलब है दोनों यही पटरी पे जाएंगे, ठीक है। एक का चाल कितना है 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे का चाल क्या है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहां तक आप मान लिए। यदि 2 ट्रेन 2 समांतर पटरी पे जाएगी तो चाल घटेगा, यह बात याद रखिएगा। यदि विपरीत दिशा में आ रहा है तो चाल जुटेगा, ठीक है। और इस दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई, दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटता है, कोई भी कंडीशन चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, ट्रेन का लंबाई हमेशा जुटेगा, समझ गए आप। तो ये जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, सेम डायरेक्शन है तो चाल घटेगा, तो चाल घट के आपके पास क्या आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा 16 सेकंड में पार कर रहा है, ये सेकंड में पार कर रहा है, ये किलोमीटर पर घंटा है, तो पर मीटर में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं।
और 16 सेकंड में पार कर रहा है तो 16 से इसको गुना कीजिए, टोटल ट्रेन का आपका लंबाई निकल के आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 2 से 8, तो यानी कितना निकल के 8 पंचे 40 मीटर। तो ट्रेन का लंबाई क्या निकल के आया आप लोग के सामने, ट्रेन का लंबाई 40 मीटर। तो क्या ये दोनों ट्रेन का लंबाई है? हाँ, ये दोनों ट्रेन का लंबाई है। तो प्रत्येक ट्रेन का लंबाई कितना होगा? 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 20 मीटर प्रत्येक ट्रेन का। यदि दो ट्रेन का लंबाई 40 मीटर तो एक ट्रेन का लंबाई आपका 20 मीटर इज करेक्ट आंसर, नंबर ऑप्शन बी। समझ गए? कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। ठीक है, सिर्फ आपको थॉट लगाना है, आखिर बनाते आप कैसे हैं इसको। चाहे तो आप कोई और विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे कम समय में करना है और समझना है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न पे। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 114 और 19 है। यदि इनमें से एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरह प्रश्न बहुत मल्टीपल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 जून जो 2025 में एनटीपीसी जो एग्जाम हुई इसमें भी देखने मिले, और अंडर ग्रेजुएट जो आपका एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये प्रश्न बहुत सारे देखने मिले। तो इस तरह प्रश्न में हमेशा एक फॉर्मूला यूज होता है, आप लोग याद रखिएगा। एलसीएम गुना एचसीएफ जो हो जाएगा मेरे दोस्त, वो बराबर होता है फर्स्ट संख्या और गुना सेकेंड नंबर का। ठीक है, तो एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है बोलिएगा? तो एलसीएम 114 है। एचसीएफ क्या है आपके पास? तो एचसीएफ 19 है। फर्स्ट संख्या क्या है? तो पहली संख्या 57 दिया गया है, दूसरी संख्या हमको निकालना है तो एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से जब 19 या 57, यहाँ से 3 3 और 3 8 24, यानी एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया आपके पास? 38। तो एक्स किसका मान रखे थे? दूसरी संख्या का रखे थे, दूसरी संख्या का मान 38 ही करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप ये इसको आप ख्याल रखिएगा कि इस तरह सवाल देगा तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इसका और उसका दूसरी संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहां से आपको निकल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि जो भी मैथ आप लोग को हम बताए हैं वो आप लोग को समझ में पूरी पूरी तरह आ रहा है। ठीक, चलते हैं 14 नंबर आज प्रश्न। निम्नलिखित में से इसका मान क्या होगा आपको बताना है। इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो प्लस है उसका काम क्रिया एसएससी और रेलवे में भी पूछे गए हैं, ये आपका एमटीएस में पूछे गए थे, एमटीएस में भी पूछे गए हैं, और रेलवे में इसमें जो है आपका ये आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछे गए हैं, और एसआई में भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस में जो है उसका काम क्रिया करेंगे। तो सबसे प्लस में जैसे हर देखते हैं तो सब में एक ही संख्याएं हैं, सिर्फ एक 14, यानी एलसीएम इसका 14 निकल के आ जाएगा। तो पहले बार में ये 2 बार में चले जाएंगे, दूसरे बार में ये 2 चलेंगे तो 2 दूनी 4 चले जाएगा, तीसरे बार में ये 1 चले जाएगा तो 5 हो जाएगा, चौथे बार में तो ये 2 चलेगा, 4 दूनी 8 चले जाएगा। ठीक है, आप बात लिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, अब -3। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 2 6 5 11 8 19 बेटे 14 -3। ठीक है, तो ये 14 42, यानी 19 -42 बेटे 14 हो जाएगा, यानी जो भी उत्तर आएगा माइनस में तो माइनस सब जगह है तो आपका चलेंगे। तो यानी इकाई अंक पे 3 आ रहा है, तो इकाई अंक पे 3 आ रहा है तो ये अंश के इकाई जगह पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, इकाई अंक पे 3 आ रहा है तो नहीं हो सकता। 32 2 आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचा आपका 2, चाहे ये हो सकता है ये भी हो सकता है। तो यहाँ से आप 19 करते हैं तो क्या आपका निकल के आ जाएगा? तो यानी 23 बेटे 14 निकल के आ जाएगा। तो 23 बेटे 14 इस आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर माइनस में है, ये याद रखिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि 32 622 को 9 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ये संख्याएं आपके पास 32 622, तो ये नॉर्मली संख्याएं दिया गया है तो हम मान सकते हैं कि आप इसमें दे सकते हैं। यदि आपके पास संख्याएं ये दिया गया रहता तो ये संख्याएं दिया रहता, बोलता 9 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या होगा, तब आप क्या करते? क्या भाग देने बैठते? नहीं ना। तो एक इसका नियम है दोस्त कि 9 से विभाज्य कोई भी संख्या होगा उसका जो शेषफल बचेगा तो वो संख्या के योग से जो 9 से विभाज्य करने पर जो शेषफल बचेगा वही सेम शेषफल बचेगा। जैसे संख्या का योग कितना होगा, 3 2 5 और 6, 6 5 11 और 2 13 और 2 15, यानी टोटल 15 नंबर हुआ। टोटल 9 से इसको भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, तो यानी 6 ही तो शेषफल बचेगा, तो यही आपका उत्तर होगा 6। समझ गए? ठीक है, समझ गए?
कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा ये प्रश्न याद रखना है आपको, ये प्रश्न न्यू देखने में मिला है, हालांकि प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार, लेकिन ये प्रश्न आप लोग को बार बार पूछे जाएंगे, आने वाले जितने भी प्रतियोगिताएं हैं उसमें आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि 9 से यदि विभाजन को कोई संख्या का शेषफल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, वो संख्या का टोटल योग कर देना और 9 से उसको भाग देना, जो शेषफल बचेगा सेम कंडीशन में शेषफल आपका सेम रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 16 नंबर आज का प्रश्न एसएससी जीडी 2019 और 2025 में पूछे गए थे, एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रतियोगिताओं में सफल होने के लिए जमीलीन, जमीलीन है ना, पता नहीं क्या क्या नाम है, जमीलीन के चारों परीक्षाओं का औसत अंक 75 है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए थे, 4 विषय का एग्जाम दिए थे और टोटल इसका जो औसत अंक है वो 75 है। तो हम जानते हैं जितने भी पेपर हैं, यानी 4 पेपर है, यदि औसत 75 है तो यदि 75 से हम गुना कर देते हैं 4 से, तो मेरा जो भी आएगा ये 4 विषय का मेरा कुल योग निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप मान गए ये कुल योग हो जाएगा 4 सब्जेक्ट का, 4 विषय का, ठीक है, 4 विषय का सब्जेक्ट। अरे वही तो होता है ना, कितना संख्या है औसत को गुना करिएगा तो जितना संख्या है उसका तो योग ही तो निकल के आएगा। तो ये आपका योग निकल के आ गया 4 विषय का, ठीक है। तो उसमें से पहली 3 परीक्षाओं में उसने नंबर उठा लिया गया था, कितना पहले 3 विषय में, 3 विषय में कितना नंबर उठाया था भाई साहब, तो 3 विषय में 79 प्लस 75 प्लस 71। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों विषय का योग कितना है, तो 5 1 6 9 6 15 के 5 हाथ में 1, ठीक है, हाथ में 1 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, सिंगल डिजिट से खेला यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार लिख ही लेते हैं, 9 5 14 1 15, हाथ में 1 हो गया, 7 7 14 21 और 1 22, यानी 225 3 विषय का है। 3 विषय का योग कितना हुआ 225, 4 विषय का योग कितना है 300। क्या मैं चौथा विषय जान सकता हूँ, चौथा विषय क्या है, चौथा विषय आपका 75 निकल के आ गया, तो यानी आपका 75 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, 4 का आपको निकालना था, 3 ऑलरेडी दिया था, 3 योग करके देते। इसमें हम कैसे आपको बोले कि इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, देखिए 5 9 5 14 1 15, इकाई डिजिट पे 5 आ रहा है, यानी इकाई डिजिट पे इस पे 0 है, यदि 5 जाएगा तो इकाई डिजिट पे 5 आएगा, तो इकाई डिजिट पे 5 एक ही संख्या है 75, तो आप इससे भी कर सकते थे, ठीक है। समझ गए, तो आपको दोनों लेके चलना, ठीक है, जैसा जैसा हो रहा है, जैसा टॉपिक हो रहा है, जैसा हम बताते जा रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में। तो आप लोग एक कॉपी लेके जो आपको इंपॉर्टेंट लगता हो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे हो आपको समय, आपका बहुत समय, कीमती समय आपका बच जाए, ठीक है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। कांस्टेबल आरपीएफ में पूछा गया है, ये आरपीएफ में पूछा गया है कांस्टेबल 2018 में, ठीक है। एक निश्चित धनराशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, धनराशि है 6 और 5 में बांटना है इसको, यानी एक धनराशि 6 है तो दूसरा 5 है, यदि ये 12 होता तो ये 10 है, ये 600 होता तो ये 500 होता। अनुपात वही होता है जो मिनिमम वैल्यू के हम उसको दर्शा सकते, ठीक है, बांटता है। यदि पहला भाग 240 रुपये है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यदि पहला भाग, तो पहला भाग तो यदि ए भी है मेरे भाई, पहला भाग तो यही तो है, तो यही का, इसी का तो वैल्यू 240 दिया गया है। यदि पहला भाग का वैल्यू 240 है तो टोटल क्या बोल रहा है, कुल धनराशि कितना है, तो कुल धनराशि क्या है मेरे पास, कुल धनराशि क्या है, तो 6 ए का है और 5 बी का है, टोटल 11 धनराशि है। क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल, या तो आप एक्स मान सकते हैं, एक्स मानने से होगा कि आप टेंशन खत्म हो जाएगा। यदि न्यू विद्यार्थी है तो आप एक्स मान के बनाइएगा, तो आप जल्दी ज्यादा मतलब शौक नहीं हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस बन रहे हैं वो तो एक्स नहीं हो माने तो वो मुंहों से बना देगा, ठीक है। तो 11x मेरा टोटल निकल गया, यानी 6x का वैल्यू 40x है, तो x का वैल्यू यहाँ से मेरे पास 40 निकल के आ गया। तो टोटल में करेंगे तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, टोटल यानी कि x का वैल्यू 40 हुआ तो 11x में लेना है, तो 11 गुना 40, तो टोटल 440 उत्तर आपका आ जाएगा, 440 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ठीक है, बस वैल्यू में इसको पुट करना था। इसका वैल्यू यदि b का वैल्यू दिया रहता तो इसके बराबर इसको करते। अब यहाँ से आप ही बताइए कि b का कितना निकला, जब x का वैल्यू आपका 40 निकला, b का वैल्यू आपका 200 निकल जाएगा, ठीक है। यानी दोनों को ऐड कीजिएगा, यहाँ से ऐड कीजिए या आप दोनों इसको ऐड करके गुना कीजिए, बात बराबर है। तो डायरेक्ट हम इसको कर लिए, इसको जोड़ने के बजाय, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सरल कीजिएगा, मल्टीपल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो तो आप लोग ये सब क्वेश्चन से बहुत बार कर भी लिए होंगे, ठीक है। तो 144 रूट अंडर किसका है, तो 12 है। 37 में 12 जोड़ देते हैं हम, तो क्या मेरे पास 49 आता है जी। 49 का रूट अंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 361। 361 रूट अंडर किसका है, 19 का है, ठीक है। तो अब 19 माइनस करेंगे क्या निकल के आएगा यहाँ, 21। 121, तो रूट अंडर 121 निकल के आया, तो रूट अंडर 121 किसका है, 11 का है, तो 11 इज आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस को लेके आया मैं। जितने भी प्रश्न आज जो प्रश्न आप लोग के लिए सेट किए थे, मेरा इतना मतलब क्या बताऊं, मतलब इतना क्वेश्चंस को लेके चला था ना, ये प्रश्न को सॉल्व करने में आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 3 से 4 घंटा हमको लग गया सिस्टम पे। 3 से 4 घंटे लग गए। 3 से 4 घंटे इसलिए लगे क्योंकि मैं कोशिश करता रहा कि पहली बात तो हर एक चैप्टर से हो, हर एक चैप्टर से प्रश्न आपके लिए 20 क्वेश्चन है तो हर एक चैप्टर से कोशिश किया जाए 1-2 क्वेश्चन। और ये रहा कि सबसे दूसरी बात, सबसे अहम बात ये था कि आपका इजी, मतलब सबसे इजी से इजी, मॉडरेट और हाई, तीनों प्रश्न हम इसमें सॉल्व किए हैं। इजी भी प्रश्न है, मॉडरेट भी प्रश्न है, हाई प्रश्न है। जिस तरह आपको एग्जाम्स में प्रश्न देखने मिलेंगे वो बहु इस तरह प्रश्न आप लोग के सामने सेट करके लाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग डेली इस जो भी आपका 10 बजे चलेगा आपका पीएम पे, डेली आप इस सेशन को अटेम्प्ट करने से आपका मैथ का तैयारी बहुत हाई लेवल पे चले जाएगा मेरे दोस्त, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली अटेम्प्ट कीजिएगा। ये आपको हम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप खुद ही देखिएगा, आप खुद ही उसका मेन एग्जाम में जो जाइएगा आपका एग्जाम या प्रैक्टिस कहीं भी दीजिएगा, उसमें आपको खुद बाय खुद पता चलेगा कि मेरा क्या इंप्रूव हुआ है, ठीक है। इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग जो भी होता है मैथ को पढ़िएगा, सबसे पहले तो मैथ को पूरा पढ़ना है, पूरा सवाल पढ़ना है और क्वेश्चंस करना है, और आपको ऑप्शन से भी ध्यान देके चलना है, ठीक है। चारों तरफ माइंड एक्टिविटी रखना है, एक जगह नहीं। एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसको कीजिएगा, लास्ट सेकंड नंबर प्रश्न, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2018 में, एक वृत्ताकार पहिया, त्रिज्या दिया गया है 7/4, तो 22 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिया को कितने चक्कर लगाना होगा। ये आपका डिस्टेंस था एक, ठीक है, एक डिस्टेंस था और एक पहिया आपके पास था, पहिया है, इसका आपको त्रिज्या दिया गया है 7/4, यानी कि त्रिज्या आपका 7/4 दिया गया। ये टोटल डिस्टेंस आपका 22 किलोमीटर है। तो आपको बताना है कि ये दूरी तय करते करते ये जो लास्ट तक मेरे भाई जाएगा, ये लास्ट तक जो 22 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो ये कितने चक्कर लगाएगा, ये आपको बताइए कितने चक्कर लगाएगा। समझ गए प्रश्न, प्रश्न को समझ गए ना क्या बोलना चाह रहे हैं, कि एक आपका पहिया था, इसका त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या वो होता है जो सेंटर और परिधि के बीच में दूरी, इसी को त्रिज्या बोला जाता है। त्रिज्या आपके पास दिया गया था, अब बोला जा रहा था बेटा 22 किलोमीटर हम तुमको ले जाना है। अब ये बताओ कि ये चक्का जो है, ये जो आपका पहिया, ये कितने बार राउंड करेगा, कितने बार ये चक्कर लगाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पहिया का चारों साइड, ये इसका क्या, ये परिधि होता है, परिधि होता है ना। तो परिधि क्या होता है, 2πr, यानी कि एक चक्कर घूमने में कितना दूरी तय करेगा, तो ये हम परिधि से निकाल सकते हैं। तो क्या हम यहाँ लिख लेते हैं, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा, एक चक्कर में दूरी, तो 2π का वैल्यू 22/7, r का मान दिया गया है 7/4, यहाँ से 2 और ये 7 2 से 11। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 2 बार में 11 मीटर तय करेगा। समझे, समझे, तय करेगा, लेकिन टोटल दूरी कितना है, तो टोटल दूरी 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर। तो किलोमीटर है, एक बात याद रखिएगा, ये किलोमीटर और त्रिज्या मीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए आपको 22 किलोमीटर को मीटर में यदि बदलिएगा तो क्या आपका 2200 हो जाएगा, सॉरी 22,000 हो जाएगा। तो 22,000 मीटर हो गया आपका, गुना 11, कितना चक्कर, तो n चक्कर लगाएगा, n या x जो भी आपका वैल्यू वो मान सकते हैं। तो 11 से ये 2 चले जाएगा, यानी 2000, यानी n का वैल्यू आपका 2000 आ गया, यानी 2000 चक्कर ये पहिया आपका लगाएगा, ठीक है। अब क्या दिक्कत है इसमें, आप लोग हमको बोलिए, क्या दिक्कत आपको लगा इसमें प्रश्न।
ये साफ साफ बोला जा रहा था कि 22 किलोमीटर चलने में कितना पहिया चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है। तो एक चक्कर में ये 11 मीटर दूरी तय कर रहा है, लेकिन टोटल मेरे पास दूरी है 2200 मीटर। तो इसको तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? 2000 चक्कर लगाएगा। यानी चक्रों की संख्या जो हो जाएगी, चक्रों की संख्या जो हो जाएगी मेरे दोस्त, वो 2000 हो जाएगी। यानी 2000 चक्कर लगाते लगाते ये पूरा कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2000 चक्कर। चलते हैं लास्ट, आज का लास्ट प्रश्न की ओर। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन द करंट सम इट द रेट 12.5% 2 ईयर्स और 45 इन द अमाउंट। ठीक है, बोला जा रहा है एक निश्चित राशि पर 12.5 की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर 45 रुपये है। तो राशि क्या है ये आपको बताना। तो क्या मैं इसको ऑप्शन से बताऊं या आपको भाषा से समझ, कैसे बताऊं? तो ये सवाल अरबी जेई में पूछा गया है। इस सवाल को हम डायरेक्ट यहाँ से भी बता चुके हैं। तो इस सवाल में आप ऑप्शन से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ से भी बता देंगे आपको, इस टेंशन में। और प्रीवियस ईयर जो वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अंतर वाला, ये हमने बहुत बार बता चुके हैं ये प्रश्न। ठीक है, नहीं विश्वास है तो आप जाके प्रीवियस ईयर का वीडियो देख लीजिएगा। जो आपका सीआई और एसआई का अंतर वाला जो प्रश्न है वो हमने बहुत बार करवा दिया। ठीक है, तो आज आपका बारी है ऑप्शन से। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 2000 रखते हैं। यदि मेरे पास 2000 रुपया धनराशि था तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता? सिंपल 12.5% की दर से 2 साल कितना? 12.5 दूनी 25, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका 500 निकला। ठीक है, अब 2000 का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? 2000 का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 12.5% का 1 साल का 1/8 चले जाएगा। यानी 1/8 डेढ़ कितना हो जाएगा? 250। तो यानी 2250। इसका भी 1/8 निकालना होगा। तो 1/8 निकालने पे जो भी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, इसका अंतर आप लोग का 45 आना चाहिए। लेकिन ये दशमलव में जा रहा है ना, 8 दूनी 16, 6 8 8 ये दशमलव में जा रहा है। तो यानी ये संख्याएं नहीं हो सकता है। ठीक है, ये संख्याएं नहीं हो सकता है। अब 2000 संख्याएं नहीं हो सकता है तो दूसरा नंबर ऑप्शन चलेंगे। तो दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? तो दूसरा, ये संख्याएं नहीं हो सकता है तो दूसरा नंबर आपका 2880 है। तो मान लेते हैं हम 2828 वो संख्या है, 2880 वो संख्याएं हैं। तो इसका 12.5% की दर से 2 ईयर्स का क्या लग जाएगा? 12.5% है 2 ईयर्स में, यानी 25%। 25% का वैल्यू आप बोल सकते हैं 1/4, 1/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी 720 रुपया इसका ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आएगा सिंपल इंटरेस्ट का 720। ठीक है, मान गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 2828 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो पहली साल इसका क्या लग जाएगा? 12%, यानी इसका वैल्यू 1/8। तो पहली साल 1/8 लगेगा तो इसका क्या निकल के आएगा? तो 8 या 24 हो जाएगा। तो 8 6 48, यानी 360। यदि 360 इसमें इंटरेस्ट जुटेगा तो क्या आ जाएगा? 0 8 6 14, हाथ में 1, 8 में 12 2, यानी 3240। ये तो 1 साल का हुआ था। अब हम दूसरा साल चलते हैं। तो दूसरा साल में 1/8 फिर होगा। तो 1/8 क्या हो जाएगा? तो 8 चौक 32 और 5 40, यानी 2 साल का ब्याज मेरे पास ये हुआ। अब पहले साल का ब्याज कितना आया था? 360, यानी 405 दूसरे साल का और पहले साल का 360। तो टोटल ब्याज कितना निकल के आ गया? 5 6 और 4 3 7, यानी 765 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना? 765। क्या मेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 45 आ रहा है? यदि 45 अंतर आ रहा है तो 110% आपका प्रश्न, जो ऑप्शन आप उठाए थे, 110% आपका सही हो सकता है। तो 765 में 20 करेंगे तो 100% 45 आ रहा है। यानी जो आप ऑप्शन 2880 रखे थे वो आप 100% सही ऑप्शन रखे थे। समझ गए? समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। और यदि आप इसको डायरेक्ट थॉट से बनाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न से बनाते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट तो आप जानते हैं 25% हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालने के लिए ए बी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्लस ए बी बटे 100। ए और बी का मान 12.5% रख दीजिए, यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी निकला, मान के चलिए x कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, तो ये दोनों का अंतर कर दीजिएगा। मान लीजिए y% अंतर आएगा, तो इसका वैल्यू 45 रुपया के बराबर रख देना है। 100% आपका वैल्यू यहाँ से 2880 निकल के चले आएगा। ठीक है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ निकाल लीजिएगा ए बी फॉर्मूला पे। जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि ये मेथड आपसे ऑप्शन से नहीं चलेगा तो आप इसमें करना। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल जानते हैं, रेट और टाइम का गुणनफल होता है, 25% तो निकाल लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 2 साल का ए बी प्लस ए बी बटे 100, ए गुना बी बटे 100, यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के इसमें 25 को माइनस कर देना, क्योंकि अंतर बोला जा रहा है, तो माइनस करके 45 के बराबर कर देना। 45 के बराबर कर देना तो 100% का वैल्यू आपका ऑटोमेटिक चले जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप 2 मेथड में कोई भी बैठा सकते हैं। यदि आप ऑप्शन से लेते हैं तो इसमें कितनों आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे, कितनों आपका लैंग्वेज चेंज क्वेश्चन दे दे, तो आप 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये था दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, यदि आप लोग को चाहिए तो आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते नहीं है आप लोग, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा न्यू स्टूडेंट के पास। ठीक है, न्यू स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट जो प्रैक्टिस सेट लगाता हो या पीवाईक्यू लगाता हो या एमसीक्यू लगाना चाहता हो, वो उसको भेज दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से हाई तक बताया जाता है और नॉर्मली क्विकली सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्विकली सॉल्व यहाँ किया जाता है, आपको कोई लंबा प्रोसेस और समझा के बताया। जो आप जितना वीडियो देखे उससे तो पता कर ही लिए होंगे। ठीक है, इसलिए मैथ मैजिक क्लासेस को आप लोग ज्वाइन जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, गुड नाइट। अधिकतर कंटिन्यू